आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे चैनल शुभम शिक्षा पे। कैसे हैं आप सभी? जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू शुभम शिक्षा। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसे मेरी कामना है। और आपका वेकेशन, आपका जो छठ पूजा दीपावली है अच्छे से बीत गया होगा। अब आ गई आपकी एग्ज़ाम की त्यौहार, ठीक है, परीक्षा त्यौहार जो आने वाली है आपकी, उसके विषय पर तैयारी करने के लिए जो हमने सीरीज शुरू करा था वन शॉट सीरीज, उसका ये एसएसटी का सेकेंड वीडियो है। इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो था वो था पावर शेयरिंग का। ये सेकेंड वीडियो जो है वो आपके चैप्टर सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड चैप्टर जो कि है फेडरलिज्म, उसके बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। फर्दर डिटेल जो भी होगा परीक्षा पे कैसे तैयारी करें, अब कैसे करें, जो भी समस्या है उसके लिए मैंने कल वीडियो बनाने का सोचा है। उसके लिए जो भी आपका समस्या हो, जो भी आपका डाउट हो पूछने का, जो भी आपको एग्जाम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जैसे कि सिलेबस कंप्लीट नहीं है, टाइम कैसे मैनेज करें, कौन सब्जेक्ट सुबह में पढ़ें, कौन शाम में पढ़ें, सुबह पढ़ें या शाम पढ़ें, या पढ़ें ही नहीं, कितना पढ़ें, क्यों पढ़ें, इन सभी के सवालों का जवाब मैं ज़रूर दूंगा। अगर आपका क्वेश्चन होगा तो इंतजार है हमें आपके क्वेश्चंस का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर जो कि है फेडरलिज्म। देखिए दोस्त, फेडरलिज्म में जो हम लोग को पढ़ना है उससे पहले बात क्या है कि इन द प्रीवियस चैप्टर यानी कि जो पावर शेयरिंग पढ़े हम लोग, we noted that vertical division of power among different level of government is one of the major form of power sharing in modern democracy। मॉडर्न डेमोक्रेसी में वर्टिकल डिवीजन जो होता है पावर शेयरिंग का डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक काफ़ी मेजर फॉर्म होता है। अभी वर्टिकल डिवीजन क्या है, हमने पढ़ा था वर्टिकल डिवीजन और हॉरिजॉन्टल डिवीजन। वर्टिकल डिवीजन में क्या देखा था कि सबसे ऊपर जो रहता है उसका पावर स्टार्ट आता है, नीचे आते आते पावर क्या होता है उसका, सबका पावर जो होता है घटते जाता है। सबसे ऊपर बैठने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट, सब नीचे आते रहता है, ठीक है। फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट, सोशल गवर्नमेंट जो आपको बनाया गया एक्स्ट्रा, वो सब रहते हैं, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी फोकस ऑन द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। हमने क्या फोकस करना है इसमें, सिर्फ फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की, पावर शेयरिंग के क्या क्या फॉर्म्स हैं उसके बारे में बात करना है। और क्या करना है, इट इज़ द मोस्ट कॉमनली रिफर्ड टू एज अ फेडरलिज्म। हम लोग बोलते हैं, हम लोग फेडरलिज्म बोलते हैं किसको, पावर शेयरिंग के फॉर्म को। वी बिगिन बाय डिस्क्राइबिंग फेडरलिज्म इन जनरल टर्म एंड द रेस्ट ऑफ द चैप्टर ट्राइज टू अंडरस्टैंड द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। बाकी जो चैप्टर होंगे वो सब क्या करेंगे, इसको फर्दर डिटेल में पढ़ाएंगे। लेकिन हम लोग इस चैप्टर में मेनली जो पढ़ने वाले हैं वो फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस की जाती है, उसका क्या क्या केंद्र बिंदु है, क्या क्या पॉइंट्स हैं, उनके बारे में बात करना है। सो लेट अस गेट बैक टू द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द बेल्जियम एंड श्रीलंका दैट वी सॉ इन द लास्ट चैप्टर। हमने पिछले चैप्टर में जो पढ़ा था बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में, चलिए उनके विषय में थोड़ा और जानते हैं। क्या है कि यू विल रिकॉल दैट वन ऑफ द की चेंजेस मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वाज टू रिड्यूस द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। बेल्जियम के संविधान में सबसे पहले जो चेंज किया गया था वो क्या किया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को डिस्ट्रीब्यूट करा गया था एंड टू गिव दिस पावर टू द रीजनल गवर्नमेंट, और रीजनल गवर्नमेंट को पावर को ट्रांसफर करा दिया गया था, ठीक है। रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्टेड इन द बेल्जियम इवन अर्लियर। रीजनल गवर्नमेंट जो है बेल्जियम में उससे पहले भी था। दे हैड देयर रोल्स एंड पावर, उनका अपना रोल और पावर भी था। बट ऑल दिस पावर वेयर गिवन टू दिस गवर्नमेंट एंड कुड बी विथड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उनको जो ही पावर थे ना, बिफोर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था बेल्जियम का, उससे पहले जो रीजनल गवर्नमेंट थे उनका कहीं पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट छीन सकता था। लेकिन बाद में जो बना आफ्टर द अमेंडमेंट, आपने पढ़ा होगा कि बेल्जियम के को 4 बार अमेंड करके कानून बनाया गया था, वहाँ का संविधान बनाया गया था। And the changes took place in 1993 was that the regional government were given constitutional power that were no longer dependent on the central government। 1993 के बाद जो उनका पावर दिया गया था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा छीन नहीं जा सकता था, ठीक है। दस बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटरी गवर्नमेंट टू फेडरल गवर्नमेंट। तो आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट, तो पहला डिफरेंस क्या लिख सकते हैं कि यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होगा, फेडरल गवर्नमेंट में क्या होगा कि जो स्टेट का जो पावर होगा उस सेंट्रल उसके पावर को खींच नहीं सकता है, छीन नहीं सकता है। लेकिन यूनिटरी फॉर्म में गवर्नमेंट में क्या है, या तो सिंगल फॉर्म गवर्नमेंट ही होगा, या तो सिर्फ पूरे पूरे राज्य को सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट चलाएगा, या स्टेट को पावर भी देगा तो जब चाहे तब छीन सकता है। इसको बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। और जो पावर देने के बाद ना छीन सके उसको बोलते हैं हम लोग फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। श्रीलंका में क्या था, श्रीलंका में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं चल रहा था, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं चल रहा था, बिकॉज वहाँ के तमिल लीडर क्या चाहते थे कि श्रीलंका एक फेडरल कंट्री बन जाए, ठीक है। श्रीलंका जो है यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इसलिए था बिकॉज नेशनल गवर्नमेंट के पास सारा पावर था कि सभी पावर को वो अपने पास रख सके, ठीक है। अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ फेडरलिज्म, जो इसका टॉपिक था व्हाट इज़ फेडरलिज्म, उसका बारे में बात करते हैं कि फेडरलिज्म आखिर होता क्या। देखिए, फेडरलिज्म इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी
एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री। फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें कि पावर जो है डिवाइड होता है सेंट्रल अथॉरिटी और बहुत सारे विभिन्न विभिन्न कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट के लिए डिवाइड होता है कंट्री में, ठीक है। यूजुअली अ फेडरेशन हैज़ टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फेडरेशन में क्या होता है, दो लेवल का गवर्नमेंट होता है। वन इज़ द गवर्नमेंट फॉर इंटायर कंट्री, एक जो गवर्नमेंट होता है वो पूरे कंट्री के लिए होता है। डेट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। उसका सिर्फ और सिर्फ अधिकार कहाँ है, कुछ सब्जेक्ट्स में, और जो कॉमन नेशनल इंटरेस्ट है उनमें उनका रिस्पॉन्सिबल उनका अधिकार है, ठीक है। द अदर आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंशियल और स्टेट डेट लुक आफ्टर द मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ द स्टेट। उसके बाद जो गवर्नमेंट होता है वो प्रोविंशियल या स्टेट लेवल का होता है, जिसको अपने राज्य का दिन प्रतिदिन हर एक दिन का एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है, वहाँ का प्रशासनिक कार्य को देखना है। बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। फेडरलिज्म की खास बात यह है कि दोनों लेवल का जो गवर्नमेंट है वो अपना पावर को इंडिपेंडेंटली यूज करता है। वो लोग जो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये नहीं है कि राज्य को जो काम करना है हमेशा केंद्र से पूछ के करना है, ऐसा नहीं है फेडरलिज्म में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया व्हाट इज फेडरलिज्म। तो इससे क्वेश्चन लिखिएगा, क्या बनेगा, एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए। इससे क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो क्वेश्चन क्या बनेंगे, क्वेश्चन बन सकते हैं व्हाट इज फेडरलिज्म, और आगे लिख लीजिएगा विच वैल्यूज, इसी में क्वेश्चन में आगे लिखिएगा विच वैल्यूज कैन बी एसोसिएटेड विथ इट। ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा यहाँ से आप, ठीक है। साथ में लिखिएगा व्हाट इज फेडरलिज्म एंड विच वैल्यूज कैन बी एसोसिएटेड विथ इट। इस लाइन से इतना हमने पढ़ा, उससे ये क्वेश्चन बनना जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इन दिस सेंस फेडरेशन आर कंट्रास्टेड विद यूनिटरी गवर्नमेंट। इन दिस सेंस फेडरेशन आर कंट्रास्टेड विद यूनिटरी गवर्नमेंट कहने का मतलब क्या है कि फेडरेशन का जो रूल रेगुलेशन है वो अलग है और यूनिटरी का रूल रेगुलेशन जो है अलग है। अब क्या अलग है वो देखते हैं। अंडर द यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज ओनली वन गवर्नमेंट और द सब यूनिट आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। या तो सिर्फ एक गवर्नमेंट होगा जो कि पूरा स्टेट को चलाएगा, पूरा कंट्री को चलाएगा, या फिर इसका जो सब ऑर्डिनेट होगा ना वो इसका जो सब यूनिट होगा तो क्या होगा, सब ऑर्डिनेट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के। नहीं समझे, मतलब इसका जो इस मान लीजिए कि अपना पावर को क्या किया है तो किसी और को दिया है, दो को दिया, मान लेते हैं ये दो को दिया, तो ये दोनों क्या है ना, इसको जो भी करना है ना इनके अधीन होकर करना है। ये जो बोलेंगे भाई साहब वही इन दोनों को करना है। इसको बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट। अब अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट सब है, तो इसको सिर्फ जनता को जवाब देना है, इसको भी जनता को जवाब देना है, एक दूसरे को जवाब नहीं देना है इसको, ठीक है। ये होता है, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर टू द प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। और यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सभी पास करेगा, सारा प्रोविंशियल को जो भी ऑर्डर देना होगा। बट इन अ फेडरल फॉर्म गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू द समथिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट को सिर्फ उससे क्या कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट को सजेस्ट कर सकता है, ऑर्डर नहीं दे सकता है, ठीक है, फेडरलिज्म में। और यूनिटरी फॉर्म गवर्नमेंट है तो ऑर्डर देगा क्या, जबरदस्ती करवा भी देगा, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज नॉट answerable टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ गए। फेडरल सिस्टम में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं कर सकता है, और साथ में स्टेट गवर्नमेंट का जो पावर है वो इसका खुद का पावर है। और बोथ जो है, दोनों जो है वही लिखा हुआ है, देखिए क्या पे लिखा हुआ है यहाँ पे कि बोथ दिस गवर्नमेंट आर सेपरेटली, अलग अलग जो है, आंसरेबल टू द पीपल, सिर्फ और सिर्फ जनता को जवाब देने के लिए दोनों हाजिर रहेंगे, एक दूसरे को इनको डिपेंड रहना जरूरत नहीं है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फेडरल गवर्नमेंट। और यूनिटरी में क्या होता है, साफ उल्टा रहता है, या तो एक ही सरकार रहता है, या सरकार के कुछ छोटे छोटे भाग होते हैं जो कि इनके खुद के अधीन होते हैं, ठीक है। यूनिटरी में, फेडरल सिस्टम में क्या है, सबका अलग अलग पावर है, सबका अलग अलग विभाजन किया हुआ पावर का। वो दोनों जो है सब जो है जनता के लिए, जनता का सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। जनता का सिर्फ आंसर देने में जनता का सिर्फ उनका उत्तरदायी है, बाकी किसी का उत्तरदायी वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्वेश्चन बन सकता है ऐसा कि क्वेश्चन बन सकता है आपसे इस लाइन से कि व्हाट इज द मेन डिफरेंसेज, या फिर व्हाट इज द डिफरेंसेज बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फेडरल गवर्नमेंट एंड अ यूनिटरी गवर्नमेंट, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। एग्जांपल लेके समझाइएगा किसका, बेल्जियम और श्रीलंका का, ठीक है। साथ में जोड़ लीजिएगा उस पेज को भी, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। लेट अस लुक एट द सम ऑफ द की फीचर ऑफ फेडरलिज्म। चलिए शुरू करते हैं, कुछ की फीचर के बारे में बात करते हैं जो कि फेडरलिज्म का है। ठीक है, देर आर टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म में क्या होगा, दो या दो से अधिक गवर्नमेंट होगा। यूनिटी सिस्टम में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक गवर्नमेंट होगा। डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टायर हैज इट्स ओन जुरिडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लीगलाइजेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, जितना ही गवर्नमेंट का जो टीयर सब है, टीयर बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ग्राम सभा, लोकसभा, जितना भी नीचे, सॉरी नीचे आता है, जैसे होता है ना, नीचे मान लीजिए कि ग्राम पंचायत, मतलब पंचायत हुआ, मुखिया हुआ, फिर ऊपर बढ़ते जाएंगे, ऐसे बढ़ के होता है ना पूरा। मेन में आप सेंट्रल गवर्नमेंट आता है। ये सभी जो है, सभी क्या है, सभी टायर बोलते हैं इनको। मतलब क्या है, खत खत, मतलब एक लेवल है। ठीक है, तो डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। दोनों, यानी कि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी हम ही को देखता है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी हम ही को देखता है, और जो लोकल म्यूनिसिपैलिटी है वो भी हम ही को देखता है, या हमारा जो गंजा ग्राम पंचायत है वो भी हम ही को देखता है। लेकिन सबका जो जुरिडिक्शन है वो अपना अलग अलग है। सबको हर एक के अधिकार में, वो सबका काम वो आपके लिए, जैसे ऐसा नहीं है कि मुखिया हमें, यानी कि ऐसा नहीं है कि मुखिया जो है हमें राज्य से किसी दूसरा देश से बुलवाने का पावर रखता है। वो पावर किसके पास है, आपका किसके पास होगा, वो जो कि आपका देखता होगा, विदेश मंत्रालय देखता होगा, उनके पास होगा ये वाला ऑप्शन। ठीक है, वो मुखिया के पास नहीं होगा, ना ही वो सरपंच के पास होगा ये पावर। समझ गए, यानी सबका जो जुरिडिक्शन है, यानी कि टैक्सेशन में, लीगलाइजेशन में या एडमिनिस्ट्रेशन में, वो सबका अलग अलग है। लेकिन सभी का टायर जो है, सभी क्या करते हैं, एक ही जनता को गवर्न करते हैं। थर्ड बात क्या है, द जुरिडिक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ टायर ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सभी का जो कानून है, कानून के तहत सबका जो औकात है, यानी सबका जो, उनका जो औकात बोले तो थोड़ा अटपटा हो जाता है, मतलब सबका जो लिमिट है, सबका जो लेवल है, उनको डिफाइन करा दिया गया है। सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूएंटली गारंटीड, ताकि उनका अधिकार जो है गारंटीड रहे। ये नहीं कि अब हम लोग झगड़ा कर लिए, सेंटर झगड़ा कर लिया कि नहीं, बाढ़ जब भी आएगा तो ये अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है, सबका फिक्स है कि जो भी आपदा आएंगी सबका विभाग बांटा हुआ है, ये इनका जिम्मेदारी है। इनका जिम्मेदारी आगे चल कर हम लोग पढ़ेंगे कि स्टेट लिस्ट क्या होता है, यूनियन लिस्ट क्या होता है, कंकरेंट लिस्ट क्या होता है, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट क्या होता है, हम लोग जस्ट आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बस इतना समझिए तब तक। फिफ्थ नंबर बात क्या कहता है कि कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल गवर्नमेंट। कोर्ट के पास ऐसा अधिकार है कि इसमें छेड़छाड़ किया, उनके जो संविधान जो बनाया गया है, उनका जो पावर दिया गया है, उसमें छेड़छाड़ वो लोग कर सकते हैं, उसमें अमेंड, सुधार किया जा सकता है, या उसमें कुछ ऐड किया जा सकता है। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर। जो हाईएस्ट कोर्ट है वो एक अंपायर की तरह काम करता है कि इफ डिस्प्यूट राइज बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर। किसी पावर को इस्तेमाल करने के समय में, या किसी पावर को सहमति, दोनों की, मान लीजिए दो ग्रुप है और कोई दो ग्रुप लड़ रहा है कि नहीं इसमें मेरा पावर है, इसे मान लीजिए कि मुखिया लड़ रहा हो चीफ मिनिस्टर से, नहीं यहाँ मेरा पावर है, आपका पावर नहीं है, तो गलत बात है ना। इन सभी पर नज़र कौन रखता है, हमारा हाई कोर्ट नज़र रखता है, एज अम्पायर, एम्पायर की तरह नज़र रखता है कि जिसका जो पावर है उसको वही पावर के अधीन काम करना है। होता है ना कि कानून के तहत। ठीक है, तो आपके जो अधिकार में है आप वही काम कीजिएगा। ये नहीं कि किसी एक प्रखंड का मुखिया दूसरे राज्य के प्रखंड के मुखिया से दूसरे प्रखंड राज्य के आदमी को कुछ सलाह दे सकता है, या फिर कुछ लीगल डॉक्यूमेंट पर साइन कर सकता है। नहीं, जहाँ के आप जिससे गवर्न होने वाले हैं उनकी का साइन उसमें आप एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, छठा नंबर बात क्या है कि सोर्सेज रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू द इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। उन सभी का जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है वो सब फिक्स कर दिया गया पहले से गवर्नमेंट द्वारा, ताकि रेवेन्यू का चिंता उनको ना रहे, धन का चिंता उनको ना रहे। ठीक है, चलिए अगला क्या है, द फेडरल सिस्टम 10,000 ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। जो फेडरल सिस्टम है ना, उसका दो ऑब्जेक्टिव है। पहला क्या, टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। पहला बात क्या है, सुरक्षा और एकता को बचाए रखने का काम है। वाइल एट द सेम टाइम, उसी समय एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, और साथ में रीजनल डाइवर्सिटी जो है उनको भी एकोमोडेट करना है कि दोनों में भेदभाव ना हो जाए। जैसे मान लीजिए जाति पाति को भी देखना है, सॉरी, और साथ में उनका अधिकार और उनका सम्मान और उनका एकता को भी, देश की एकता और सम्मान अखंडता को भी बचा के रखना है। ठीक है, देयर फोर टू एस्पेक्ट्स आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म को चलाने या उसके जो इंस्टीट्यूशन है उस पर काम करने के लिए ये दो बातें का जानना बहुत जरूरी है। पहला क्या है कि टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड एट द सेम टाइम accommodate the regional diversity। ठीक है, गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू द सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। गवर्नमेंट जो होंगे डिफरेंट लेवल के, सभी को एक पावर शेयरिंग के रूल पे अपना सहमति देना होगा। दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट ईच अदर।
वुड अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। और एक ट्रस्ट भी जो होता है, एक विश्वास जो होता है, एक अलग तरह का क्या है, इसमें एक बंधन बन जाता है। एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज़ टू एस्पेक्ट, बोथ एस्पेक्ट। एक आइडियल फेडरल सिस्टम में इसका दो एस्पेक्ट होना चाहिए। पहला क्या, म्यूचुअल ट्रस्ट, आपस में क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, और साथ रहने का विश्वास होना चाहिए। ठीक है, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए और साथ रहने का वादा होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, एक फेडरल सिस्टम काम कर पाएगा कि हम लोग के पास अपना एक म्यूचुअल ट्रस्ट है और हम लोग अपने साथ रहने के लिए तैयार है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि अभी तक जितना पढ़ा है मैंने, 7 जो पढ़ा है की फीचर, उससे क्वेश्चन बन सकते हैं एक्सप्लेन एनी 4 और 5 की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। या इस 7 नंबर से जो 7 नंबर पॉइंट है उससे क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरल सिस्टम, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है फेडरल सिस्टम का, ऐसा क्वेश्चन यहाँ से तैयार किया जा सकता है। या मेंशन द ड्यूअल ऑब्जेक्टिव ऑफ द फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम का 2 ऑब्जेक्टिव क्या था। पहला क्या है कि टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री वाइल एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, उसी समय पे रीजनल डाइवर्सिटी को भी एकोमोडेट करना उन्हीं का एक जिम्मेदारी होगा। यही बात बताना है आपको, ठीक है। The exact balance of power between the central and state government varies from one federation to another federation. एक फेडरेशन से दूसरे फेडरेशन में जाने पे जो बैलेंस है पावर का वो थोड़ा मोड़ा चेंज होता है, एग्जैक्ट बैलेंस होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में। दिस बैलेंस डिपेंड मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वाज फॉर्म, जिस माहौल में वो फेडरेशन को बनाया गया है उस माहौल में पूरा फिट बैलेंस होता है उसका। देर आर 2 काइंड्स ऑफ रूट थ्रू विच फेडरेशन कैन हैव इन फॉर्म, एक केवल 2 रास्ता है जिससे कि फेडरेशन को लाया जा सकता है। पहला रास्ता क्या है, द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर वे टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। ऐसा हो सकता है कि 5-6 आज़ाद देश साथ में मिलकर के एक अलग का देश बना ले, एक बड़ा यूनिट बना ले, सो डैट बाई पुलिंग सोवर्जिनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, साथ में भाईचारा और अपनी पहचान का अच्छा फ़ायदा उठा करके अपने साथ अपना जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ा सके। मान लीजिए 5 घर यहाँ है, 5 घर यहाँ है, 2 घर यहाँ है और 1 घर यहाँ है, क्या इन सभी पे हमला हो सकता है? लेकिन क्या ये 13 घर साथ में होंगे तो क्या किसी पे हमला हो सकता है? नहीं ना। तो क्या करेंगे, अपना साथ में आकर के भाईचारा बढ़ा करके क्या करेंगे, वही लिखा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे देखिए, आपको एग्जाम में ये लाइन पूछा जा सकता है कि वाई अ बिगर यूनिट, वाई ए इंडिपेंडेंट बिगर यूनिट कम टुगेदर। आखिर बहुत जो बड़े बड़े देश होते हैं वो आखिर बड़े बड़े देश जो हैं आज़ाद हैं, वो क्यों एक साथ मिलकर के एक बड़ा सा एक यूनिट बनाना चाहते हैं? बिकॉज बाई पुलिंग सोवर्जिनिटी को, भाईचारा को बना रख के और रिटेनिंग आइडेंटिटी, पहचान को बनाए रख के, दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, अपना सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट, दिस टाइप ऑफ फेडरेशन नोन एज कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें क्या होता है, बड़े बड़े यूनिट जो हैं, इंडिपेंडेंट यूनिट आपस में आकर के कमिंग टुगेदर, साथ में आकर के एक बड़ा यूनिट बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग कमिंग टुगेदर फेडरेशन। समझे बात? 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 1 यहाँ है और 2 यहाँ है, खतरा सब पे बराबर है। लेकिन वही अगर 13 आदमी साथ में हो जाए तो समस्या कुछ कम हो सकती है, ठीक है। इसलिए इसमें क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, बाई पुलिंग सोवर्जिनिटी, भाईचारा को बढ़ा करके, एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी, अपने पहचान को बता करके ये लोग क्या कर सकते हैं, अपना सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, कौन कौन देश हैं? इसके एग्जाम्पल है यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इन दिस फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ फेडरेशन ऑल द कंस्टिट्यूएंट स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड द स्ट्रॉन्ग वाया वाइसा द फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। ये जो होंगे क्या होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फेडरेशन होता है इनका, जब भी जो 2 बड़े बड़े 3-4 बड़े बड़े यूनिट आपस में मिलकर एक बहुत बड़ा यूनिट बनाते हैं टू सेफ, टू किसके लिए, टू इंक्रीज देयर सिक्योरिटी बाय पुलिंग सोवर्जिनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी, ठीक है। सेकेंड क्या है, सेकेंड रास्ता क्या है, दूसरा रास्ता है, सेकेंड रूट इज वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड पावर बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट स्टेट। इसमें क्या है कि बहुत बड़ा कंट्री जो है अपना पावर को क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़े में बांट जाता है, तोड़ देता है। इससे क्या होता है कि आपस में, मान लीजिए कि अब ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये जो है ये नॉनवेज खाता हो, ये वेज खाता हो, ये नॉनवेज वेज दोनों खाता हो, ये कुछ नहीं खाता हो, ये साग पात पीता हो, या सिर्फ ये जूस पे जिंदा है, ये कुछ खाता ही नहीं हो, तो इन सभी को साथ में रख पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अब एक आदमी, यही 7 आदमी अगर एक घर में हो जाए तो अगर जो खाना में, किचन में जो औरत होंगी जो खाना बनाने के लिए, क्या इन सभी को अच्छा से अपना ट्रीट कर पाएंगे? नहीं ना। कोई चिकन खाता है, कोई नॉनवेज नहीं खाता है, कोई है कि दोनों खाता है, कोई सिर्फ जूस पीता है, कोई सिर्फ नट्स फ्रूट्स खाता है और कोई कुछ खाता ही नहीं है। इन सभी को साथ में रखना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए क्या करते हैं ये लोग ना, एक बड़ा यूनिट को क्या करते हैं, अपने में छोटा छोटा स्टेट में तोड़ लेते हैं,
इसका एग्जांपल है इंडिया, स्पेन, बेल्जियम जो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। यानी कि क्या किए कि एक बड़ा यूनिट क्या किया, आपस में डिवाइड करके पावर को छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट में बांट दिया पावर को अपने, ठीक है। इन द सेकंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू बी मोर पावरफुल। इस सेकंड कैटेगरी में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अच्छा खासा ताकतवर है स्टेट के मुकाबले, ठीक है। वेरी ऑफन डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर। बहुत सारे ऐसे कंस्टिट्यूएंट हैं जिनके पास एक अलग का अधिकार है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। सम यूनिट आर ग्रांटेड स्पेशल पावर, कुछ यूनिट को जो है ना अलग का पावर दिया गया। जैसे जम्मू कश्मीर को क्या पावर दिया गया है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। उससे पहले आप यहाँ का क्वेश्चन लिख लीजिए। आप इस 2 लाइन का क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाई कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। पहला तो ये क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि हाईलाइट द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। क्या लिख सकते हैं आप, हाईलाइट द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। आखिर इंडिया को एक फेडरल कंट्री कैसे बनाया गया, कैसे है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए क्या है, sorry, we have earlier seen how a small country like Belgium and Sri Lanka face so many problem of managing diversity। हमने अभी भी देखा, पिछले चैप्टर में देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका इंडिया के एक स्टेट के पॉपुलेशन के बराबर भी नहीं है, एक स्टेट के एरिया के बराबर भी नहीं है, उनमें इतना डाइवर्सिटी है, इतना सारा प्रॉब्लम हुआ। तो व्हाट अबाउट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया। तो एक इतना बड़ा विशाल कंट्री भारत के लिए सोचिए क्या होगा, विथ सो मेनी लैंग्वेज, इतना सारा लैंग्वेज में, इतना सारा रिलीजन और इतना सारा क्या है रीजन्स, बहुत सारे जगह, बहुत सारे धर्म, बहुत सारे लैंग्वेज, इन सभी को कैसे साथ में रखना है, इसके बारे में सोचिए क्या होगा। व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन आवर कंट्री। कैसा पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है हमारे देश में, इसके बारे में बात करते हैं। लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने बात करना है पहले संविधान से लेकर करते हैं, ठीक है। इंडिया हैड इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। काफ़ी एक ब्लडी खूना खतरा पार्टीशन से, एक पेनफुल पार्टीशन से हमारा देश क्या है इंडिपेंडेंट नेशन बन पाया है। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के कुछ समय बाद ही, सेवरल प्रिंसली स्टेट बिकम अ पार्ट ऑफ द कंट्री। बहुत सारे प्रिंसली स्टेट जैसे कि कलकत्ता हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, आपका मुंबई हो गया, मद्रास हो गया, ये सब क्या था, एक प्रिंसली स्टेट था, वो सभी क्या आ गए साथ में आ गए। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया को एक यूनियन स्टेट डिक्लेयर कर दिया। ऑल दो इट डिड नॉट यूज़ द वर्ड फेडरेशन। अपने आप में क्या किया, एक फेडरल वर्ड का यूज इस्तेमाल नहीं किया। इंडिया को क्या बोला, इंडिया को बोल दिया कि हाँ एक यूनियन स्टेट है, बट फेडरल वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया भारत, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन, द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। चूंकि ये माना कि ये फेडरल वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये फेडरलिज्म का रास्ता पे चल रहा है। उस तरह मान लीजिए कि हम लोग अहिंसा का पुजारी नहीं है और अहिंसा के पुजारी होते हुए भी हिंसा कर रहे हैं, ठीक। उसी तरह क्या था कि ये फेडरलिज्म बिना वर्ड बोले ही फेडरलिज्म का पालन कर रहे हैं। ऐसा कौन है, भारत का संविधान। लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर ऑफ फेडरलिज्म मेंशन अबव। चलिए वापस चलते हैं उन 7 फीचर पे जिसके बारे में बात करा था। वी कैन सी दैट ऑल दिस फीचर अप्लाई टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग क्या जानते हैं कि सभी 7 कानून जो हैं हमारे भारत पे लागू हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर ए 2 टायर सिस्टम। हम जानते हैं कि हमारे भारत में भी 2 टायर ऑफ सिस्टम है। पहला है हमारा यूनियन गवर्नमेंट, सेकेंड है हमारा स्टेट गवर्नमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक को बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट को ही हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट बुलाया जाता है, बाकी देशों में जो है यूनियन गवर्नमेंट बुलाया जाता है, ठीक है। हमने जो है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट बोलना होता है और बाकी देश जो है अपने स्टेट गवर्नमेंट को प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। लेटर इसके अलावा क्या है, थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। अगला बार क्या हुआ कि इतना डाइवर्सिटी था कि एक तीसरा टायर भी शुरू कर दिया गया, इसका नाम था पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी। एज इन एनी फेडरेशन दिस डिफरेंट टायर इंजॉय सेपरेट जुरिडिक्शन। आप जानते हैं कि इस फेडरेशन में तीनों के पास जो है इसका सेपरेट जुरिडिक्शन है। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड अ 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन जो है पहले से डिक्लेयर कर दिया है कि इस मैटर में कौन डिसीजन लेगा, इस मैटर में कौन डिसीजन लेगा, यानी किस किस मैटर में कौन डिसीजन लेगा। चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला बात करते हैं हम लोग यूनियन लिस्ट, जिसका जो ऐसा लिस्ट यूनियन लिस्ट जो है इंक्लूड करता है सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ ए कंट्री, भारत की रक्षा, देश की रक्षा, फॉरेन अफेयर्स,
ठीक है, बाहरी जो हमारा विदेशी जो अफेयर्स है उनके बारे में, बैंकिंग्स एंड कम्युनिकेशन और मुद्राएं, इन सभी पे कौन डिपेंड करता है, इन सभी का रखवाली कौन करता है, यूनियन लिस्ट करता है। ये सभी किसकी लिस्ट में आते हैं, यूनियन लिस्ट में आते हैं। दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दिस मैटर थ्रू आउट द कंट्री। इन सभी को यूनियन लिस्ट में इसलिए रखा गया है बिकॉज करेंसी के बात में पूरे भारत को वही चीज़ फॉलो करना है, डिफेंस पूरे भारत का ही होगा, फॉरेन अफेयर्स पूरे भारत का ही होगा, बैंकिंग एंड कम्युनिकेशन पूरे भारत के लिए होगा, बिकॉज सभी के लिए जरूरी है वो, तो इसको रखा गया है यूनियन लिस्ट में। द यूनियन लिस्ट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। यूनियन गवर्नमेंट जो है अकेला सर्वोपरि है इन सभी जो भी लिस्ट में नाम आए हैं, जो भी लिस्ट में जरूरी के, जैसे कि डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, बैंकिंग कम्युनिकेशन हो गया, या फिर आपका करेंसी हो गया, इन सभी पे जो है यूनियन गवर्नमेंट जो है बिना किसी के राय लिए अपना इसमें क्या कर सकता है, मतलब अपने में सहमति ले ले, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट का इस पे अपना अधिकार जता सकता है, अपना इस पे कानून बना सकता है, ठीक है, अपना आदेश जारी कर सकता है। अब बात करते हैं स्टेट लिस्ट का। इसमें क्या देखिए, स्टेट लिस्ट कंटेन्स सब्जेक्ट ऑफ स्टेट्स एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। देखिए खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड, व्यापार और पुलिस जो है, इन सभी को क्या कर रखा है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ दे दिया गया है। बिकॉज हो सकता है कि अगर यहाँ पे धान उग रहा हो तो किसी और जगह वहाँ पे उस समय मसाला उग रहा होगा, किसी और जगह वहाँ पे कोई और चीज़ उग रहा होगा। इसके लिए क्या है कि सभी को एक जैसा कानून नहीं दिया सकता, इसलिए क्या कर दिया गया, इसको स्टेट गवर्नमेंट पे के हवाले छोड़ दिया गया, ठीक है। बिकॉज हर स्टेट का हो सकता है उस समय अलग फसल हो, तो एक जैसा कानून उस सब पे लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है। एंड इसके लिए इसमें क्या है कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। स्टेट गवर्नमेंट जो है अकेला सर्वोपरि है इन सभी लिस्ट पे अपना काम करने के लिए। थर्ड है आपका कंकरेंट लिस्ट। देखिए कंकरेंट लिस्ट क्या होता है, concurrent list includes subject of common interest to both an union and government as well as state government। concurrent list एक ऐसा लिस्ट है इसमें कि बोथ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है दोनों जो है इस पे अपना मत रख सकते हैं। पहला है क्या, एजुकेशन, शिक्षा, शिक्षा पे स्टेट और सेंट्रल दोनों पे अधिकार है, दोनों अपना ले सकता है डिसीजन। फॉरेस्ट ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन, इन सभी पे क्या कर सकता है, यूनियन और स्टेट दोनों अपना फैसला सुना सकता है। बोथ द यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन द लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट पे यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है दोनों के दोनों इस पे कानून बना सकते हैं। इफ़ देयर लॉज कॉन्फ्लिक्ट, अगर दोनों का कानून जो है कॉन्फ्लिक्ट किया, मतलब कि दोनों का कानून मैच नहीं किया, देन द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवील। तब जो केंद्र द्वारा जो बात कहा जाएगा वही मान्य होगा, बिकॉज अभी भी केंद्र जो है मोर पावरफुल है स्टेट गवर्नमेंट के मुकाबले, ठीक है। व्हाट अबाउट सब्जेक्ट दैट डू नॉट फॉल इन द थर्ड लिस्ट। क्या होगा उन सब्जेक्ट का जो कि इन तीनों लिस्ट में नहीं आते हैं। उससे पहले जो आते हैं उसके लिए क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं, जितना हमने पढ़ा उसके लिए क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट आर द लेजिस्लेटिव पावर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा ऐसा क्या क्या अधिकार जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के, उसके बारे में एक्सप्लेन करें। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि हाउ आर द पावर डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, पावर कैसे डिवाइड किया गया सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, ये क्वेश्चन हो सकता है। तीसरा हो सकता है कि डिस्क्राइब द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, पावर का डिवीजन कैसे कैसे हुआ है स्टेट और गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, उन सभी लिस्ट के द्वारा आप इसको समझा सकते हैं। ऐसा आप इसमें क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट अबाउट सब्जेक्ट दैट डू नॉट फेल इन दिस कैटेगरी, सॉरी डू नॉट फॉल इन दिस कैटेगरी, इसके लिए क्या जवाब है कि क्या होगा जो सब्जेक्ट इस तीनों में नहीं आते उनके लिए कौन जिम्मेदार होगा। जो सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बहुत सालों बाद आया, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सब्जेक्ट। जो छूट गया सब्जेक्ट है उन सभी पे क्या है, यूनियन गवर्नमेंट का अधिकार है। We noted above that most federations that are formed by holding together do not give equal power to the constituent। हम जानते हैं जितना भी देश जो है होल्डिंग टुगेदर से बना हुआ है, यानी कि हमारा भारत देश, इसमें क्या है इक्वल पावर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट को नहीं दिया गया है। दस ऑल स्टेट इन इंडिया यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स, सभी राज्य के पास जो है एक तरह का समान अधिकार का पावर नहीं दिया गया है। सम स्टेट इंजॉय स्पेशल पावर, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे स्पेशल स्टेटस मिला हो, जैसे कि जम्मू कश्मीर हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। जम्मू कश्मीर जो है इनका अपना एक अलग संविधान था, अब रहा नहीं, बिकॉज आफ्टर हमने जानते हैं कि अभी जस्ट बीजेपी द्वारा इसको डिजोल्व कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, 377 हटा करके, ठीक है।
Many provision of the Indian Constitution are not applicable to the state without the approval of state assembly. बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि इस पे लागू नहीं होते हैं बिना स्टेट असेंबली के अप्रूवल द्वारा. Indian who are not permanent residents of the state cannot buy land or हाउस हेयर. उस समय क्या था कि जो भारतीय वहाँ के परमानेंट अस्थायी रूप से नहीं निवास करते थे वो वहाँ पे जमीन खरीद के घर नहीं बना सकते थे. सिमिलर स्पेशल प्रोविजन एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट ऑफ इंडिया एज वेल. ऐसा ही कुछ कुछ प्रोविजन, ऐसा ही कुछ कुछ संविधान जो है, ऐसा ही कुछ कुछ छूट जो है और भी राज्यों को दिया गया है. वो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कुछ आगे वाले चैप्टर्स में. ठीक है, चलिए. देर आर सम यूनिट ऑफ द यूनियन विच इंजॉय वेरी लिटिल पावर. ऐसा भी यूनिट है इंडिया का जिनको बहुत कम पावर दी गई, जैसे कि these are the area which are too small to become an independent state but which could not be merged with an existing state. कुछ ऐसे एरिया हैं जो इतने छोटे हैं जिनको अलग स्टेट नहीं बनाया सकता है या नहीं बनाया सकता है, लेकिन उसी समय उनको किसी और के साथ जोड़ा भी नहीं जा सकता है. इतना भी कम नहीं है कि उनको किसी के साथ जोड़ दिया जाए, या इतने ज़्यादा भी नहीं है कि स्टेट बना दिया जाए. ठीक है, बीच बीच वाला है. ठीक है. These areas like चंडीगढ़, लक्षद्वीप, कैपिटल सिटी दिल्ली आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरी. क्या है? यूनियन टेरिटरी है जिनको ना तो स्टेट बनाया जा सकता है बिकॉज इतने छोटे हैं, और ना ही इतने भी छोटे हैं कि उनको किसी और के साथ जोड़ भी लिया जाए. ठीक है. दिस टेरिटरी डू नॉट हैव द पावर ऑफ स्टेट. इन सभी जो टेरिटरी है इनमें स्टेट का पावर लागू नहीं है. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर इन रनिंग दिस एरिया. इन सभी में किसका पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है. दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान का क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर है जो पावर शेयरिंग किया जा रहा है यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा. ये क्या है? इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है. इट इज़ नॉट इजी टू मेक चेंजेस टू द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट. जो अरेंजमेंट बनाया गया उस पर जल्दी से जल्दी चेंज नहीं लाया जा सकता है. द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट. पार्लियामेंट जो है अकेला जो है इसको चेंज नहीं कर सकता है. एनी चेंजेस हैज़ टू बी फर्स्ट पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. दोनों पार्लियामेंट के हाउसों द्वारा पास होकर बिल आना चाहिए. विथ एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी, 2/3 बहुमत के साथ कोई भी बिल जो है पास होकर के दोनों हाउस से आना चाहिए, लोकसभा राज्यसभा दोनों से. देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ अ लिस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट. ठीक है, तब जाके लेजिस्लेचर द्वारा इसको रेटिफाइड किया जाएगा और टोटल स्टेट के हाफ के मतलब जैसे मान लिया 29 स्टेट हैं तो करीब करीब 15 स्टेट इस पर सहमति देगा, तभी जाके ये लागू होगा, ये लॉ आगे बढ़ेगा. ठीक है. पहले बात, कोई भी आपको बिल जमा करना है, कोई भी आपका बिल पास कराना है तो पहले इसको स्टेट लेवल, स्टेट गवर्नमेंट, लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होना चाहिए बिल. उसके अलावा अगर ये स्टेट के लिए कोई डिसीजन है, ठीक है, पूरे कंट्री पे लगाना है तो इसके लिए पूरे स्टेट का आधा से ज़्यादा मेजोरिटी इसको चाहिए, तभी जाके ये जुरिडिक्शन वहाँ पे लागू हो सकता है. ठीक है. द जुडिशरी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन एंड प्रोसीजर. इन सभी प्रोसीजर पे जो है जुडिशरी का एक अलग सा मत है, अलग सा रोल है. इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर, अगर किसी पावर के डिवीजन में कोई डिस्प्यूट आता है तो हाई कोर्ट जो है या फिर सुप्रीम कोर्ट जो है डिसीजन ले सकता है. यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू राइज रिसोर्सेज बाय लिविंग टैक्स इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द गवर्नमेंट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू ईच ऑफ देम. ठीक है, सबका अलग अलग पावर बांटा गया है, सबको अपने अपने अधिकार का पालन करना है, उसके ऊपर लालच नहीं करना है. ठीक है, और हर एक चीज़ में अपनी टांग नहीं अड़ानी है, जो उनको दिया गया है उन्हीं में उनको खुश रहना है. ठीक है. अब बात करते हैं कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड. आखिर फेडरलिज्म जो है प्रैक्टिस कैसे की जाती है इसके बारे में बात करते हैं. समझिएगा. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट. कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक प्रोविजन जो है नेसेसरी है फेडरलिज्म को सक्सेस होने के लिए, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है. जरूरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है. इफ़ द फेडरल एक्सपेरिमेंट है सक्सेस इन इंडिया, अगर जो है फेडरल सिस्टम जो है इंडिया में सक्सेस कर पाया है, इट इज़ नॉट मेयरली बिकॉज ऑफ क्लियरली लेड आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक प्रोविजन द्वारा ही नहीं, द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री. जो हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है इंडिया का, उसके द्वारा ये सक्षम हो पाया, सिर्फ संविधान द्वारा सक्षम पॉसिबल नहीं था. ठीक है. This ensured that the spirit of federalism, respect for diversity and desire for living together becomes shared ideal in our country. जैसे कि फेडरलिज्म जो है क्या इंश्योर करता है? रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, हर एक डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट, डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर, सब में साथ रहने का विचार, बिकम शेयर्ड आइडियल इन आवर कंट्री, क्या है हमारा एक अलग सा एक हमारा आइडियल दिखाता है.
लेट अस लुक एट सम ऑफ द मेजर वे इन विच दिस हैपेंड। कैसे ये हुआ, कैसे हमारा देश जो है फेडरलिज्म की तरफ आगे बढ़ा, अग्रसर हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। सिर्फ संवैधानिक तौर से ये नहीं हो पाया था, इसमें कुछ पॉलिटिक्स भी था, उसके बारे में समझते हैं। सॉरी। पहला पढ़ते हम लोग लिंग्विस्टिक स्टेट। देखिए, द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड अ मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। एक्सप्लेन। मेरे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया था, द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड अ मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के लिख दिया गया था एक्सप्लेन। तो बच्चे को ये पूरा याद होना चाहिए, तभी जाकर के किस लाइन का, किस चैप्टर का, किस पेज का है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एसएसटी का हर एक लाइन से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए। इफ यू लुक एट द political map of India when it began in journey in democracy in 1947 and that is of 2013, sorry 2013, you will be surprised by the extent of changes. Many old states have vanished and many new states have been created. 1947 से लेकर के 2013 के बीच में अगर आप मैप देखें तो बहुत सारे पुराने स्टेट जो है उसको या तो खत्म हो गया है या नया स्टेट बन चुका है। एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ द स्टेट हैव बीन चेंज। सभी के एरिया, बाउंड्री, नाम जो है बदल दिए गए हैं, चेंज हो गए हैं। इन 1947 द बाउंड्री ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट ऑफ इंडिया वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट। 1947 में क्या किया गया था कि इंडिया का जो बाउंड्री का है कुछ कुछ पुराने स्टेट्स का, उसको चेंज करके नया स्टेट बनाया गया था। दिस वाज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव इन द सेम रीजन, सेम स्टेट। उनका मानना क्या था कि जो आदमी जैसा भाषा बोलता है उनको वैसा राज्य दिया जाए, उस राज्य में वो चले जाए। सॉरी। सम स्टेट वेर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। कुछ ऐसे स्टेट भी थे जिनको अपने लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं रखा गया, उनको अपने कल्चर, इथिसिनिटी और ज्योग्राफी के बेसिस पे रख दिया गया। ठीक है, कुछ स्टेट को ऐसे बांटा गया जो कि लैंग्वेज बोलते हैं, वो इसलिए ऐसे बांटा गया। कुछ को उनके डाइवर्सिटी, उनके कल्चर और उनके ज्योग्राफिक कंडीशन, ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से उनको बांटा गया। दिस इंक्लूड स्टेट लाइक नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड। नागालैंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया। इन सभी को कैसे बांटा गया था? उत्तराखंड या झारखंड हो गया, इन सभी के लिए जो है वो क्या था, सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ क्या? ओ अच्छा, दिस इंक्लूड्स है ना, मतलब कि जो जैसे कि जो कल्चर के बेस पे, ठीक है, इथिसिनिटी के बेस पे या ज्योग्राफी के बेस पे जो बांटा गया है वो क्या क्या है? नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड, उनको अपने कल्चर, इथिसिनिटी और ज्योग्राफी के बेसिस पे बांटा गया है। ठीक है, When the demand for the formation of state on the basis of language arise, जैसे जैसे लैंग्वेज के बेसिस पे, भाषा बोले जाने के बेसिस पे डिमांड बढ़ने लगा स्टेट बनाने का, सब नेशनल लीडर फियर दैट इट वुड क्रिएट अ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। कहीं हमारा देश का विभाजन ना हो जाए, इसके कारण से उनको ऐसा लग रहा था। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर सम टाइम। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस बात को लागू रखा, लेकिन बाद में हमें क्या एक्सपीरियंस मिला कि जो राज्य जो है लिंग्विस्टिक स्टेट के तौर पर बनाए गए थे वो ज़्यादा अच्छा थे, ज़्यादा यूनाइटेड थे, ज़्यादा एकता उनमें था। बिकॉज अगर मान लीजिए कि आप कुछ बोले और आपके बगल वाला पड़ोसी ना समझे, तो उसमें जो होता है कभी कभी डिस्प्यूट आ जाती है, नाराज़गी आ जाती है, लेकिन आपका बात सब समझे तो वो सोसाइटी जो है काफ़ी एकजुट और एकता में सोसाइटी रहती है। ऐसा उनका जो डर था लीडर का कि कहीं ऐसा ना हो कि देश का विभाजन हो जाए, हम लोग भाषा के तौर पे अगर राज्य बनाएंगे, लेकिन उनका जो मानना था वो कोई दिक्कत नहीं हुआ उनको, और वो ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा अच्छा भी हो गया वैसे एक तरह से। ठीक है, और सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी। सेकेंड जो टेस्ट था वो लैंग्वेज पॉलिसी का टेस्ट था। और कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। और जो संविधान है किसी एक लैंग्वेज को पूरा के पूरा अधिकार नहीं दे दिया। हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी को क्या कर दिया गया? ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। बट हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियन। हिंदी जो है मात्र 40% लोग भारत में बोलते हैं। देयर वेर मेनी सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट other language beside Hindi. There are 21 other language recognized as scheduled language by the constitution. मैं संविधान में 21 और लैंग्वेज को शेड्यूल लैंग्वेज के तौर पे पहचाना गया है। अ कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन कंडक्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन में ऑप्ट टू टेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ द लैंग्वेज। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम जो होता है उसमें अगर कैंडिडेट बैठते हैं तो उनको ये उपलब्धता की जाती है कि वो सब जिस भाषा में चाहें उस भाषा में एग्जाम को दे सकते हैं। स्टेट टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। हर एक स्टेट का अपना ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकता था। मच ऑफ देम गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। जैसे जैसा स्टेट है उनका वैसा भाषा की तरह, जैसे कि अगर महाराष्ट्र होगा तो मराठी पे वो लोग अपना गवर्नमेंट को यूज करेगा, कोई दिक्कत नहीं है सरकार को इससे, नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है,
अनलाइक श्रीलंका की तरह नहीं करके द लीडर ऑफ आवर कंट्री अडॉप्टेड अ वेरी कॉशट एटीट्यूड इन सेपरेटिंग द यूज ऑफ हिंदी. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस वाज टू स्टॉप इन 1965. ऐसा हुआ 1965 में इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज में बोलने से मना कर दिया गया. हाउएवर मेनी नॉन हिंदी स्पीकर, जैसे कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे नॉन हिंदी यानी कि इंग्लिश का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि तमिलनाडु. दिस मूवमेंट टू का वायलेंट फॉर्म, इसी कारण क्या हो गया कि वायलेंट फॉर्म ले लिया ये मूवमेंट. द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद द हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस. बाद में क्या हुआ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट था वो एग्री हो गया, चलिए कोई बात नहीं, हिंदी और इंग्लिश दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया ऑफिशियल पर्पस के लिए. ठीक है. मेनी क्रिटिक्स थिंक्स दैट दिस सोल्यूशन फेवर्ड इन इंग्लिश स्पीकिंग इलाइट. प्रमोशन ऑफ हिंदी प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यू टू द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. फिर भी हिंदी हमारी राष्ट्र मातृभाषा है, ऐसा प्रचार जारी रहा. इसका मतलब प्रमोशन से ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हिंदी को इम्पोज करने जा रहा है स्टेट पे. वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, उन पे ये ज़बरदस्ती थोपा जाएगा नहीं आपको हिंदी बोलना है, ऐसा कोई जुर्म नहीं किया गया था. श्रीलंका की तरह कि सिन्हाला ही बोलना है, तमिल नहीं बोलना है, ऐसा कोई जुर्म नहीं यहाँ पे नहीं किया गया था. द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय इंडियन पॉलिटिकल लीडर हेल्प आवर कंट्री अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट श्रीलंका फाइंड इटसेल्फ. हमारे राजनेताओं द्वारा जो भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाया गया उससे क्या हुआ, श्रीलंका जैसा सिविल वार की स्थिति भारत में उत्पन्न नहीं हुआ. ठीक है. चलिए अब बात करते हैं हम लोग सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में. वो क्या देखिएगा, restructuring the central state relation is one more way in which federalism has been strengthened in practice. देखिए सेंट्रल स्टेट का जो रिलेशन है उसको और अच्छा तगड़ा करना और रीस्ट्रक्चर करना क्या करता है, हमारे फेडरलिज्म के प्रैक्टिस को और स्ट्रेंथ करता है और मजबूत करता है. हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रिलेटिव डिपेंड ऑन द लार्ज एक्सटेंट ऑन द हाउ द रूलिंग पार्टी एंड लीडर फॉलो द एग्रीमेंट. देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट में पावर का शेयरिंग जो है रिलेटिव में कैसे डिपेंड करता है कि हमारी जो रूलिंग पार्टी है और जो लीडर जो है उनमें कैसा एक अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है. फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड द मोस्ट इन स्टेट. बहुत समय तक ऐसा हुआ कि एक ही पार्टी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है, वही पार्टी जो है स्टेट गवर्नमेंट में भी है. दिस मीन दैट स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट एंड ऑटोनोमस फेडरल यूनिट. हो सकता है कि अगर सेम यूनिट का है तो उनको ऐसा अधिकार न दिया जाए, उनका बात को उतना माना ना जाए, ऐसा हो सकता है. एज वेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट, अगर स्टेट लेवल का पार्टी जो अलग होगा, द पार्टी दैट रूल एट द सेंटर ट्राई टू अंडरमाइन द पावर ऑफ द स्टेट. और ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कि अगर ऊपर किसी और एक्स का सरकार है और स्टेट में वाई का सरकार है तो वाई की बातों को कभी कभी इग्नोर भी कर दिया जाता है. ठीक है. और एक्स का अगर एक्स है पार्टी में तो एक्स पर ज़बरदस्ती कोई चीज़ इम्पोज भी कर दिया जाता है, बिकॉज आप उसी पार्टी के हैं तो आप कुछ बोल नहीं सकते हैं उनके खिलाफ, और अगर दूसरे पार्टी के हैं तो आपका बात सुना नहीं जाएगा, ऐसा भी होता है. ठीक है. इन दोज डे द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिस यूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट डेट वर कंट्रोल बाई राइवल पार्टीज. अगर स्टेट गवर्नमेंट में जो है राइवलरी पार्टी जो है तो ऐसा में क्या होता था उस समय कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके बातों को अंडरमाइन कर देते थे, उनके बातों को नेग्लेक्ट कर देते थे. दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म. इससे क्या होता है, फेडरलिज्म के जो पाथ है उस पर क्या होता है, ये रुकावट डालती है. इसको फेडरलिज्म को फॉलो न करने का एक जरिया भी बन सकता था. ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990. 1990 के बाद धीरे धीरे ये सब चेंज होने लगा. दिस पीरियड सो द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इन मेनी स्टेट ऑफ द कंट्री. दिस वाज ऑल्सो द बिगनिंग ऑफ इरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट. यही वो ऐसा ही रहा था जहाँ पे कोलिजन गवर्नमेंट और रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जो है बनना शुरू हो गया एट द सेंटर में भी कोलिजन गवर्नमेंट बनना शुरू हो गया था. सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा. ऐसा कोई पार्टी नहीं था लोकसभा में जिनको क्लियर मेजोरिटी मिला, तो क्या हुआ, कोलिजन गवर्नमेंट बना था केंद्र में. ठीक है. द मेजर नेशनल पार्टीज had to enter into a alliance with many parties including several regional party to form a government at the center. सेंटर में गवर्नमेंट बनाने के लिए बहुत सारे पार्टीज को साथ में आकर के एक अलायंस बनाना पड़ा था, एक गठबंधन बनाना पड़ा था, तब जाके सेंटर में उनका सरकार बन पाया. दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. इससे कारण क्या हुआ, एक नया सभ्यता शुरू हुआ, स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया गया. एंड This trend was supported by a major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss state government in an arbitrary manner. स्टेट गवर्नमेंट के बातों को आर्बिट्री मैनर में डिसमिस करने पर सुप्रीम कोर्ट ने उन पर रोक लगा दिया. अगर फाइल हो जाएगा केस फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब दे देते थे, हालत ख़राब हो जाएगा कि आखिर क्यों आप उनके बात को अंडरमाइन किए, क्यों उनके बात को आप नहीं सुने. Thus, federal power sharing is more effective today than it was the earlier years after the constitution came into force. संविधान लागू होने के कुछ सालों बाद तक जो स्थिति था उससे कहीं गुना अच्छा अभी की स्थिति है, बिकॉज आप अब जो है स्टेट गवर्नमेंट के बातों को अनसुना नहीं किया सकता, बिकॉज
अब जो है एक अलग का कानून बना दिया गया था, ठीक है। पढ़ते हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। भारत में डिसेंट्रलाइजेशन का क्या महत्व था वो समझिएगा। वी नोटेड अबव दैट फेडरल गवर्नमेंट हैव टू और मोर टायर ऑफ गवर्नमेंट। हमने अभी जाना कि हमारे जो गवर्नमेंट है उसमें दो या दो से अधिक टायर्स हैं। वी हैव सो फार डिस्कस द टू टायर ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। हमने अभी तक दोनों गवर्नमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के बारे में। दोनों के क्या क्या पावर है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट, उनके क्या क्या विचार थे वो सभी पढ़ लिया। इंडिया को कैसे फेडरल गवर्नमेंट बनाना है वो सब पढ़ लिया हमने। इन जैसे देखिए, स्टेट इन इंडिया आर ए लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ यूरोप। हमारा जो भारत का एक स्टेट है वो एक यूरोप के एक कंट्री के से भी बड़ा बड़ा है। इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश इज बिगर देन रसिया। पॉपुलेशन के मामले में उत्तर प्रदेश जो है रशिया से भी बड़ा है। महाराष्ट्र जो है बी का जर्मनी, महाराष्ट्र जो है जर्मनी इतना बड़ा है। मेनी ऑफ दिस स्टेट आर इंटरनली वेरी डाइवर्स। हमारा जो स्टेट है वो इंटरनली बहुत ही डाइवर्स है, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं। देर इज दस अ नीड ऑफ पावर शेयरिंग। इसलिए हमारे देश में जो पावर शेयरिंग जो है स्टेट स्टेट गवर्नमेंट में करना बहुत जरूरी है। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट। और एक फेडरल तरीके से इस्तेमाल करना है इसके लिए एक अनदर गवर्नमेंट की जरूरत पड़ गया। एंड दिस इज द रेशनल फॉर डिसेंट्रल पावर। यही एक ऐसा मतलब कि जरूरी था पावर को डिसेंट्रलाइजेशन करने का, यही जरिया था। 10 रिजल्टेड अ थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। इसके कारण क्या हुआ, एक तीसरे गवर्नमेंट की मांग बढ़ी जिसको नाम दिया गया लोकल गवर्नमेंट। When power is taken away from central and state government and given to local government is called decentralization। जब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को लेकर के किसी लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा, इसी पावर को बोलते, इसी चीज़ को बोलते हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन। द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम एंड इशूज विच आर बेस्ट सेटल एट द लोकल लेवल। मान लीजिए कि आपके घर के बगल में किसी प्रोसेस से लड़ाई हो गया, क्या आप उस समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पीएम होंगे क्या आप उनको रिपोर्ट करिएगा? इसीलिए ज़रूरी था कि एक लोकल लेवल पर भी एक गवर्नमेंट बनाया जाए ताकि जो गांव घर का झगड़ा है वो गांव घर में निपट जाए, उसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर निपटने वाला है तो। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम इन देयर लोकेलिटी। और जो उनके अगर मान लीजिए उनके लोकेलिटी का जो आदमी अगर रिप्रेजेंटेटिव होगा, मुखिया जैसे कि उसी गाँव का होगा, तो अपने लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनको ज़्यादा अच्छा समझता है। क्या दिल्ली में बैठा पीएम आपके किसी और राज्य में बैठा आदमी का उस राज्य के गांव का स्थिति थोड़ी ना समझ सकता है। तो एक लोकल गवर्नमेंट का जरूरी था, इसलिए इसको बनाया गया। दे ऑल्सो हैव बेटर आइडिया ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग मोर एफिशिएंटली। उनको अच्छा तरीके से पता है कि कहाँ पे पैसा खर्च करना चाहिए और इन बातों को कैसे हल किया जा सकता है। बिसाइड एट द लोकल लेवल इट इज़ पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। लोकल लेवल के अलावा भी उनको किसी भी डिसीजन मेकिंग में वो सपोर्ट कर सकते हैं। दिस हेल्प टू इन कैलकुलेट द हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हमारे डेमोक्रेसी का जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसको रियलाइज करने का लोकल गवर्नमेंट एक अच्छा तरीका है। द नीड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन वाज रिकॉग्नाइज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। डिसेंट्रलाइजेशन करने का जो महत्व है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने समझा। सिंस देन, उसी समय से, देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट टू डिसेंट्रलाइज पावर टू द लेवल ऑफ विलेज एंड टाउन। उसी समय से सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को डिसेंट्रलाइज करने के लिए विलेज में, टाउन्स में शुरू कर दिए गए। पंचायत इन विलेजेस एंड म्यूनसिपैलिटी इन अर्बन एरिया वेर सेटअप इन ऑल द स्टेट। विलेज में पंचायत विलेज में और म्यूनसिपैलिटी जो है शहर में सेटअप करना शुरू कर दिया गया था हर एक स्टेट के। बट दे वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। वो सभी जो थे स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, स्टेट गवर्नमेंट के अधीन थे। इलेक्शन टू दिस लोकल गवर्नमेंट वर नॉट हेल्ड रेगुलरली। और ऐसा भी होने लगा कुछ दिन बाद तक इस लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन ही 5-5 साल 10-10 साल तक होते ही नहीं थे, ठीक है। और लोकल गवर्नमेंट डू नॉट हैव एनी पावर ऑफ रिसोर्सेज फॉर देयर ओन। और उनका कोई अपना तो रिसोर्स था ही नहीं। 10 देयर वाज अ वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म। इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन जो है उसका काफ़ी कम इफेक्ट देखने को मिला। अब मेजर स्टेप टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। तो एक अच्छा जो कदम है 1992 में टिकाया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। लोकल गवर्नमेंट को और ज़्यादा पावरफुल इफेक्टिव बनाने के लिए 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार अमेंड किया गया था, ठीक है। नाउ इसमें क्या हुआ कि नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडी। अब लोकल गवर्नमेंट बॉडी का जो है इलेक्शन हर एक जो उनका स्पेसिफाइड टाइम है उसमें लेना अनिवार्य कर दिया गया।
Seats are reserved in the elected bodies and the executive head of the institution for the scheduled caste, scheduled tribe and other backward caste. OBC, SC, ST सभी के लिए सीट जो है इलेक्टिव बॉडी में रिजर्व कर दिया गया. एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन. 1/3 सभी पोजीशन में, यानी कि मुखिया, सरपंच जो भी होता है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत सभी में उनका जो है 1/3 बहुमत, 1/3 सीट जो है उनका खाली रखता है, छोड़ दिया गया. An independent institution called the State Election Commission has been created in each state to conduct पंचायत and municipal election. उस समय जो अमेंड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें क्या किया गया कि एक स्टेट जो है उसमें जो एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया, जो कि उनका काम ही यही है कि उस स्टेट का पंचायत और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन करवाया जाए. किसका जिम्मेदारी था? स्टेट इलेक्शन कमीशन. ठीक है. द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडी. स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा पावर है कि अपना कुछ पावर और कुछ रेवेन्यू, कुछ धन मुद्राएं लोकल गवर्नमेंट बॉडी को भी शेयर कर सकते हैं. द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. नेचर ऑफ शेयरिंग जो है हर एक राज्य पर डिपेंड करता है कि जो राज्य का, मान लीजिए कि फॉरेन ट्रेड अच्छा है, उनका कमाई अच्छा है, तो अपने बाकी जगहों को अच्छा से सिक्योर कर सकते हैं. जो खुद गरीब राज्य है, क्या अपने लोकल गवर्नमेंट बॉडी को देगा? जो उसको केंद्र से मिलेगा वो खुद खाएगा पहले यार. ठीक है. रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन एज द नेम. विलेज में क्या जानते हैं हम लोग? पंचायती राज जानते हैं. जो गांव का जो लोकल गवर्नमेंट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पंचायत बोलते हैं. ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट हैव अ ग्राम पंचायत. हर एक गांव या कुछ, हर एक स्टेट के वहाँ पे क्या होता है? ग्राम पंचायत होते हैं. दिस इज द काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर. इन सभी में क्या होता है? कुछ वार्ड मेंबर होते हैं जिनको हम लोग पंच बोलते हैं. एंड द प्रेसिडेंट और सरपंच, और एक प्रेसिडेंट होता है, एक मुखिया होता है, इसको बोलते हैं हम लोग सरपंच या मुखिया एक साथ में बोलते हैं. और इनके कुछ मेंबर हैं जिनको बोलते हैं हम लोग पंच बोलते हैं या वार्ड मेंबर बोलते हैं. ठीक है. देयर आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड. इन सभी को जो वरिष्ठ, यानी कि हमारे इलेक्टेड जो वोटर आई डी कार्ड जिनका बन चुका है, जो इलेक्शन के लिए एप्लीकेबल है, वो इनको वोट दे करके जिताते हैं विलेज में. ठीक है. इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द इंटायर विलेज. जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होंगे वो पूरे के पूरे गांव के लिए होगा. द पंचायत वर्क अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा. पंचायत जो है ग्राम सभा के अंदर में काम करता है. ऑल द वोटर इन द विलेज आर द मेंबर ऑफ इट्स. और ग्राम सभा के सभी जो गाँव वासी हैं उनके मेंबर होते हैं. इट हैज़ टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत. ग्राम पंचायत का क्या एनुअल बजट हुआ, इनको 2 साल 3 साल पे एक जगह बैठक बुला करके ये बात का डिस्कशन करना होता है. टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ ग्राम पंचायत, की ग्राम पंचायत अच्छा काम कर रहा है कि नहीं, अच्छा से काम चल रहा है कि नहीं. इसलिए साल में कम से कम 2 बार या 3 बार, ठीक है, ऐसा उनको बिठा करके ये बैठ करके ये डिसीजन लेना पड़ता है. ठीक है. लेकिन एक्चुअली ये तो होता नहीं है. द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल. लोकल गवर्नमेंट जो है धीरे धीरे बढ़ के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाता है. अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ग्राम पंचायत समिति. देखिए बहुत सारे जो है फ्यू ग्राम पंचायत जो है, बहुत कुछ ग्राम पंचायत जो है ग्रुप में आकर के जुड़ करके पंचायत समिति या ब्लॉक या मंडल बनाते हैं. ठीक है. पंचायत समिति, ब्लॉक या मंडल को बनाते हैं. ठीक है. द मेंबर ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर इन दैट एरिया. जो मेंबर होंगे इनके कौन होंगे? जिनको कौन जिताया हमने, पूरे एरिया के जो मेंबर हैं जिन्होंने जिताया जिनको, वो इसके मेंबर होंगे. ऑल द पंचायत समिति और मंडल इन द डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट जिला परिषद. ठीक है. जैसे मान लीजिए, पहले बात समझिएगा क्या हुआ. इसे ग्राम सभा जो है, ठीक है, ग्राम सभा हुआ. कुछ ग्राम सभा मिल करके क्या बनाते हैं? आपका बनाते हैं मंडल. ठीक है. मंडल बनाते हैं. फिर कुछ मंडल मिलके क्या बनाते हैं? आपका कुछ प्रखंड जो हुआ उसमें मिला क्या बनाते हैं? जिला परिषद बनाते हैं. ठीक है. तो क्या बनता है? जिला परिषद बनाते हैं. तो मोस्ट मेंबर ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड. ठीक है. जिला परिषद के जो सभी मेंबर होते हैं करीब इलेक्टेड होते हैं. मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड एमएलए ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सम ऑफ अदर ऑफिशियल ऑफ द अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर द ऑल्सो मेंबर. उस डिस्ट्रिक्ट के एमपी एमएलए जो होंगे उसका वो भी क्या होंगे? इसमें मेंबर होंगे. जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद. जिला परिषद का जो चेयरपर्सन होता है वो जिला परिषद का क्या होता है? पॉलिटिकल हेड भी होता है. ठीक है. सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरिया एज वेल एज म्यूनिसिपैलिटी आर सेटअप इन द टाउन. लोकल गवर्नमेंट बॉडी जो है अर्बन एरिया जो होता है उनके लिए क्या है? म्यूनिसिपैलिटी है.
बिग सिटी आर कंस्टिट्यूटेड इनटू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और बहुत बड़े होंगे तो क्या होता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाया जाता है। बोथ म्युनिसिपैलिटी एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर कंट्रोल बाय इलेक्टेड बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव, जो लोगों का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वही म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को संभालता है। ज़्यादा बड़ा अगर हुआ अगर डिस्ट्रिक्ट तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, छोटा डिस्ट्रिक्ट है तो म्युनिसिपैलिटी ही काम करता है। ठीक है। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल का जो चेयरपर्सन होता है वो क्या होता है, म्यूनिसिपैलिटी का हेड होता है। एंड इन अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सच ऑफिसर इज कॉल्ड मेयर, और वहाँ पे क्या होता है कि मेयर होता है, जैसे यहाँ पे सरपंच होता है ग्राम में, वहाँ पे क्या होता है कि मेयर होता है जिला परिषद या म्यूनिसिपैलिटी या यानी कि म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में। ठीक है, आगे चलते हैं। आई आई क्या बात है, देखिए, दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन ए डेमोक्रेटिक कंडक्टेड एनीवेयर इन वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में ऐसा जो लोकल गवर्नमेंट है, इतना लार्ज एक्सपेरिमेंट करके डेमोक्रेसी द्वारा कंडक्ट कराने वाला भारत सबसे मतलब सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, बड़ा देश है। देर आर नोन अबाउट 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी मिला के 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे इंडिया में, पूरे कंट्री में। दिस नंबर इज बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ मेनी कंट्री इन द वर्ल्ड, और 36 लाख जो है ऐसा ऐसा देश है जिसका पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट आर हेल्प टू डिपेंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। देखिए लोकल गवर्नमेंट का क्या स्थिति है वही डिपेंड करता, वही बताता है कि हमारा कंट्री जो है डेमोक्रेटिक है कि नहीं। इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज वुमेन रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन आवर डेमोक्रेसी। ये हमें क्या बताता है कि हमारा आवाज़ है कि नहीं हमारे डेमोक्रेसी में, क्या वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं डेमोक्रेसी में, ये बताता है। एट द सेम टाइम देयर आर मेनी डिफिकल्टीज, बहुत सारी समस्याएं भी हैं। वाइल इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली एंड इंथुसियास्टिकली ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली, इलेक्शन समय समय पर होता ही नहीं होता भी है, और ग्राम सभा जो है हमेशा रेगुलरली होता ही नहीं, जो भी बता रहा था मैंने आपको। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर टू द लोकल गवर्नमेंट। ऐसे बहुत से राज्य हैं जिन्होंने अपने लोकल गवर्नमेंट को उतना पावरफुल नहीं बना रखा है। नॉर हैव द एडुकेट रिसोर्सेज, ना ही उनको उतना अच्छा रिसोर्स प्रदान कर रखा है। वी आर दस स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजिंग द आइडियल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। हम लोग अभी कोसों दूर हैं आइडियल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट के, इस इस व्यू से अभी हम लोग कोसों दूर हैं अभी। तो हम लोग को यही जो है पढ़ना था। इसका हम लोग क्विक रिकैप कर लेते हैं एक बार जल्दी कि फेडरलिज्म क्या है, ऐसा स्टेट सिस्टम गवर्नमेंट का इसमें कि पावर जो है शेयर किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के बाकी कंस्टिट्यूट यूनिट की तरफ। ठीक है, यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक गवर्नमेंट होता है, या सब ऑर्डिनेट जो होते हैं, सब यूनिट जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है पास कर सकता है ऑर्डर टू द प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट में, बट फेडरल गवर्नमेंट में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट हैज अ पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। बोथ दिस गवर्नमेंट आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। दोनों गवर्नमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ जनता के जवाब के लिए वो आगे बढ़ सकते हैं। की फीचर क्या है कि दे आर टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दो या दो से अधिक लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो सकते हैं। डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, दोनों टायर जो गवर्नमेंट है सिर्फ और सिर्फ एक ही जनता को गवर्नमेंट करते हैं। बस उनका जो पावर है जुरिडिक्शन है, यानी कि लीगलाइजेशन, टैक्सेशन या फिर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है उनका जो है एडमिनिस्ट्रेशन, सब में उनका जो है पावर अलग अलग बांटा गया है। द जुरिडिक्शन ऑफ लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सभी का जो जुरिडिक्शन है गवर्नमेंट के लेवल का वो सभी के जो है हमारे संविधान में स्पेसिफाई रखा गया है। चेंजेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन मेड बाय द कंसेंट ऑफ ईच लेवल, दोनों लेवल के कंसेंट से तभी जाके कोई चेंज होगा। नो यूनिलैटरली डिसीजन विल टेक प्लेस, एक अकेला फैसला कभी नहीं लिया जाएगा। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज क्लियरली स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि उनका जो स्रोत होगा पैसा का, मुद्रा का, वो कहाँ से होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही लिखा गया है। कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द पावर ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट, कोर्ट के पास अधिकार है कि दोनों पावर, हर एक गवर्नमेंट के पावर को इंटरप्रेट किया जा सकता है। इन अ फेडरल सिस्टम का दो ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला कि सेफ गार्ड करे और प्रमोट करे यूनिटी को, और दूसरा उसी समय क्या करे, एकोमोडेट करे रीजनल डाइवर्सिटी को। फेडरल सिस्टम का दो एस्पेक्ट क्या है, म्यूचुअल ट्रस्ट और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। उसमें बात हमने पढ़ा था कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या पढ़ा था कि ऐसा रूट जिससे कि इंडिपेंडेंट स्टेट जो हैं छोटे छोटे वो जुड़ के एक बड़ा यूनिट बना लें, ताकि अपना बाई पुलिंग सुपरजेनिटी एंड क्या था, बाई पुलिंग सुपरजेनिटी एंड रिटेनिंग द आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज द सिक्योरिटी। क्यों ऐसे ऐसे छोटे छोटे कंट्री जो है बड़ा यूनिट क्यों बनाते हैं, ताकि वो सुपरजेनिटी पुलिंग द्वारा और रिटेनिंग आइडेंटिटी द्वारा अपने सिक्योरिटी को इंक्रीज कर सकें। एग्जाम्पल क्या है, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया हो गया। इन दिस टाइप ऑफ फेडरेशन ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर। इसमें क्या होता है, सभी के पास इक्वल पावर होता है।
होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन जिसका एग्जांपल हमारा भारत है, इंडिया है, स्पेन है, बेल्जियम है, उसमें क्या होता है कि एक बड़ा यूनिट जो है अपने पावर को छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड कर देता है, कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट या नेशनल गवर्नमेंट में डिवाइड कर देता है। इसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। इंडिया को क्या बनाता है फेडरल कंट्री, उसमें क्या पढ़ा था हमने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन, फेडरेशन वर्ड इस्तेमाल नहीं करता है, बट यूनियन जो है बेस्ड होता है उसी पे, प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म पे। हमने पढ़ा था यूनियन लिस्ट जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, इसमें क्या आता है, बैंकिंग, डिफेंस और करेंसी आता है। स्टेट लिस्ट में क्या आता है, जिस पर किसी पे स्टेट गवर्नमेंट वर्क करता है, और क्या क्या आता है, इरिगेशन, पुलिस, ट्रेड हो गया, ठीक है। कंकरेंटली जिसमें कि दोनों के दोनों अपना कंट्रोल रख सकते हैं, एग्जांपल हो गया एजुकेशन, एडॉप्शन हो गया। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द रजिस्टर्ड सब्जेक्ट। ऐसा जो भी सब्जेक्ट होगा जो कि उस तीनों लिस्ट में नहीं आते हैं, उन सभी पे किनका अधिकार है, यूनियन गवर्नमेंट अपना सेपरेटली उस पर अधिकार जता सकता है। कुछ ऐसे राज्य भी हैं जो कि स्पेशल पावर अपने में रखे हुए हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर के पास क्या है, अपना एक अलग संविधान है। मेनी प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एप्लीकेबल टू द स्टेट। बहुत सारे ऐसे प्रोविजन जो हैं जो कि इस स्टेट पे लागू नहीं होते हैं, जैसे कि ज़मीन वहाँ नहीं खरीद के घर बना सकते हैं, बिकॉज उनका अलग संविधान है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्पेशल पावर इन रनिंग यूनियन टेरिटरी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग सा अधिकार है कि वो यूनियन जो टेरिटरी है, हमारे जो लक्ष्य यानी कि दो द्वीप सब हैं, महाद्वीप सब, उन पे क्या कर सकते हैं, वो अपना अपना हुक्म चला सकते हैं। कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया था, इसलिए क्या क्या था कि चैलेंजेस क्या फेस करता है इंडियन पॉलिटी, कि फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, चेंजेस देयर नेम्स, उनका नाम जो चेंज करना है वो सब। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, दिस वाज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव इन सेम एरिया। दिस इज मोर इंडिया, इससे क्या होता है, इंडिया ज़्यादा यूनिट हो पाया। उन लीडर को लगा था कि अगर हम भाषा के तौर पे अगर बांटेंगे तो बाद में जाके बहुत दिक्कत होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिनका भाषा से बांटा गया तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी यूनाइटेड होने पाया, ठीक है। दूसरा उनके कल्चर में बांट दिया गया, जैसे कि आपका नागालैंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड, इन सभी को क्या किया गया है, उनके लैंग्वेज के बेसिस पे बांटा गया है, सॉरी उनके कल्चर ट्रेड के बेसिस पे बांटा गया है। लैंग्वेज पॉलिसी वाज अ मेजर चैलेंज, हिंदी वाज मेड ऑफिशियल, हिंदी को ऑफिशियल बनाया गया था। नो लैंग्वेज वाज मेड इन नेशनल लैंग्वेज, कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज 21 शेड्यूल लैंग्वेज, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 21 शेड्यूल लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करा। फिर उन्होंने बात करा सेंट्रल स्टेट रिलेशन में, क्या बात करा कि आफ्टर 1947 इंडिया हैज़ अ सेम रूलिंग पार्टी फॉर अ लॉन्ग पीरियड टाइम। 1947 में क्या हुआ कि इंडिया के पास एक ही पार्टी जो है बहुत लंबे समय तक रूल करते रह गया। सम टाइम द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट वाज अंडरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा भी होने लगा स्टेट गवर्नमेंट के कुछ पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ बुझता ही नहीं था, जो मन में आता अपना करता था। आफ्टर 1989 1989 के बाद क्या हुआ कि एक मल्टी पार्टी सिस्टम आया, जिसको हम लोग बोलते हैं कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म हुआ। इससे क्या हुआ, इंडिया इज ए स्ट्रॉन्ग फेडरल कंट्री बन पाया। फिर उन्होंने बात करा डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया की, क्या बात करा कि मेनी स्टेट ऑफ इंडिया आर वेरी डाइवर्स इंटरनली, दिस रिजल्टेड इन थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट। अब चूंकि इतना डाइवर्स है, इसके लिए एक तीसरा टायर गवर्नमेंट बनाना पड़ा। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जब हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पावर को लेकर के एक लोकल गवर्नमेंट में देते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन। और ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि दिस वाज डन टू इंश्योर दैट प्रॉब्लम जो है, इशू विल स्टार्टेड एट लोकल लेवल, सेटल कर दिया जाए लोकल लेवल पे, इसको खत्म कर दिया जाए। अब कोई की छोटा छोटा बात के लेकर के बड़ा विधानसभा में जाने की कोई जरूरी है, घरे पंचायत में सुलझाइए ना यार, ठीक है। इन द अर्ली ईयर लोकल गवर्नमेंट वाज नॉट सो इफेक्टिव, पहले क्या था, लोकल गवर्नमेंट जो था अच्छा से इफेक्टिव नहीं था। चेंजेस मेड इन 1992 टू मेड लोकल गवर्नमेंट इफेक्टिव एंड पावरफुल आर, क्या क्या चेंज लाया गया था, पहला क्या किया था, इट वाज मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन एंड लोकल लेवल। 1992 से पहले जो था लोकल गवर्नमेंट जो था इफेक्टिव काम नहीं कर रहा था, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए क्या कर दिया गया कि एक मैंडेटरी कर दिया गया, एकदम श्योर कर दिया गया कि आपको इलेक्शन लेने हैं, इलेक्शन करवाने हैं एकदम रेगुलर इंटरवल पे। कुछ सीट जो है SC ST बैकवर्ड के लिए रिजर्व कर दिया गया, वोमेन के लिए भी 1/3 सीट रिजर्व कर दिया गया। स्टेट इलेक्शन कमीशन को बनाया गया ताकि वो उस स्टेट के म्यूनिसिपैलिटी और जो भी इलेक्शन है उनको कंडक्ट करवाए। स्टेट गवर्नमेंट वाज रिक्वायर्ड टू शेयर सम इट्स पावर एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट को हिदायत दी गई कि आप अपने कुछ पावर और अपने कुछ रेवेन्यू को अपने लोकल गवर्नमेंट में भी शेयर जरूर करेंगे। स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या था कि सेवरल मेंबर एंड देयर हेड कंस्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, मेंबर आर कॉल्ड पंच एंड हेड इज कॉल्ड सरपंच। ग्राम पंचायत में क्या होता है, जो मेंबर होता है उसको बोलते हैं हम लोग वार्ड मेंबर या पंच, और उसका जो हेड होता है उसको बोलते हैं मुखिया या सरपंच, ठीक है। बहुत सारे पंचायत में क्या बनाते हैं, पंचायत समिति, बहुत सारे पंचायत समिति में क्या बनाते हैं जिला परिषद बनाते हैं। एंड द हेड ऑफ जिला परिषद और चेयरमैन इज कॉल्ड मेयर। जिला परिषद का जो हेड होता है क्या होता है, मेयर होता है। ही एक्सरसाइज द पावर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, और अपने लोकल गवर्नमेंट का सारा पावर को क्या करता है, एक्सरसाइज करता है, ठीक है।
सो यही रहा आपका पूरा चैप्टर। उम्मीद करते हैं कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम इसका सोल्यूशन जरूर से जरूर आपका निकालेंगे। उसके अलावा कल जो वीडियो आएगी वो आएगी परीक्षा पे चर्चा। उम्मीद करते हैं कि आपके इससे रिलेटेड जो भी इशू होगा, आपको जो भी समस्या होंगी, वो आप क्या कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं या इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। नंबर के मैसेज करने के लिए लिख सकते हैं 7488654738। इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके हमें आप इंतला कर सकते हैं, क्वेश्चन अपना भेज सकते हैं। बिकॉज कल तो वीडियो बनानी ही बनानी है। अगर आप क्वेश्चन भेजेंगे तो आपके डाउट का भी सोल्यूशन उसमें कर दिया जाएगा। इसके बाद जो पढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा पॉलिटिकल पार्टीज़, या फिर हमने पॉलिटिकल साइंस का दो चैप्टर कर लिया, अब हमने इकोनॉमिक्स का 2 चैप्टर करने हैं। देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। तब तक आप रखे ख्याल और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जो भी आप, अगर आप रात में देख रहे हैं तो गुड नाइट, दिन में देख रहे हैं तो गुड बाय या फिर गुड डे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस नाइट या नाइस डे। टेक केयर, बाय बाय।